नमस्कार, मैं अजय जाखड़ और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की आज विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला में आज हमारे पहले गेस्ट हैं तोगाराम मेघवाल, जिनकी पृष्ठभूमि एक सामान्य ग्रामीण दलित किसान परिवार से है और गांव की सामान्य सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते हुए आप जिला मुख्यालय बाड़मेर पर राजकीय पीजी कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं। वहां पर आपकी छात्र राजनीति से शुरुआत होती है, छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। उसके बाद एनएसयू के अंदर तमाम जो चुनाव पद्धति से आप चुनाव लड़ते हैं और विभिन्न पदों पर काम करते हैं। इसके बाद यूथ कांग्रेस और मुख्य धारा की कांग्रेस की राजनीति में भी आपने विभिन्न चुनाव प्रचारों में और राजनीतिक अभियानों में, सामाजिक आंदोलनों में आपने भाग लिया है। आपके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो तोगाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कोशिश करेंगे और आपसे भी आग्रह है कि आप खुलकर बात करें, दिल से बात करें, ताकि जो आपके चाहने वाले और हमारे पीके टाइम्स के जो दर्शक हैं वो आपके बारे में और अच्छे से जान पाए। तो शुरुआत घर से ही करते हैं, बचपन से करते हैं, क्योंकि आदमी की जन्म से ही आगे शुरुआत होती है। तो आपका बचपन, आपके बचपन के बारे में, परिवार के बारे में, स्कूली जीवन के बारे में थोड़ा आप बता सकें। भाई, स्कूली शिक्षा गांव से हुई और उसके बाद में 12th तक की शिक्षा मेरे पड़ोसी गांव बाहड़े से हुई और फिर वहां से क्लियर करने के बाद मैं 2012 के अंदर पीजी कॉलेज में आया। बस सामान्य। तो पिताजी क्या करते हैं, घर परिवार के लोग, कैसा माहौल है, कैसी पृष्ठभूमि है? परिवार में सबसे छोटा हूँ मेरे परिवार में। पापा किसान है और इतना कोई न तो शिक्षा का कोई स्तर था बड़ा। हाँ, जरूर बड़े भाई मेरे से आगे पढ़ रहे थे, बाकी परिवार में कोई सदस्य ग्रेजुएट नहीं। और वहाँ से धीरे धीरे करते हुए पिताजी ने पढ़ाया मेरे को और 12वीं क्लियर करने के बाद बाड़मेर पीजी कॉलेज में आया। तब एनएसए संगठन को मैंने यहाँ ज्वाइन किया और धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि सब में चले। आपके बारे में जो लोग जानते हैं उनको लगता है कि आप कॉलेज में आए, उसके बाद छात्र राजनीति से आपके जीवन की शुरुआत होती है और ये लोगों को दिखता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पूत के पग पाल नहीं दिखे, यानी जो छात्र राजनीति में हो, चाहे राजनीतिक के अंदर जो लोग एक्टिव होते हैं, ज्यादातर बहिर्मुखी स्वभाव के लोग होते हैं, अपने छात्र जीवन से, परिवार से, बचपन से। तो आपके स्कूल की लाइफ में जब आप प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक में पढ़ते थे, तो ऐसे क्या वाकई थे, क्या ऐसी घटनाएं हैं, कोई ऐसी आपकी यादें हैं कि भाई आप स्कूल के कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या जो भी स्कूली गतिविधियों में आप लीडर टाइप में कुछ ऐसा करते थे ताकि आपके टीचर से उनका ध्यान ऐसा आपके ऊपर गया हो कि आपके लड़का आगे जाके राजनीति में सफल हो सकता है? हाँ, कक्षा के अंदर थोड़ा पढ़ने में थोड़े ज़्यादा होशियार नहीं थे, तो पीछे वाली पंक्ति में बैठते थे अक्सर और खेल कूद में थोड़े उसमें हम अग्रणी थे। तो स्कूली टूर्नामेंट में मैंने 8वीं प्राइमरी से लेकर के 12th तक मैंने कई सारे टूर्नामेंट खेले। तो उस टूर्नामेंट के अंदर बड़ी मजबूती से गुरु ने भी लगता था कि भाई तेज तरह लड़का है, तेज बोलता है और खेल में अच्छा खिलाड़ी था। मैं कबड्डी भी मैं खेली, मैंने खो खो भी खिलाड़ी था, वॉलीबॉल भी मैंने खेली और मेरा फेवरेट खेल तो हमेशा क्रिकेट था, लेकिन वो स्कूली टूर्नामेंट में खेल नहीं पाया। तो वहाँ से इन सारी चीज़ों से मैं भली भांति समझ गया था कि जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए बड़ी मजबूती से आदमी को रहना चाहिए और मजबूती से पेश होना चाहिए। तो अपन बचपन में जब स्कूल लाइफ में पढ़ते भी थे, एक हमारे दिन होता कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं ये होता, यदि मैं क्रिकेटर होता, मतलब अलग अलग भूमिकाओं में वो हमारा व्यक्तित्व विकास के लिए या हमारी बौद्धिक क्षमता के लिए ऐसे लेख होते हैं। और कई बार हमारे जो गुरुजन है, स्कूल के जो टीचर होते हैं, वो भी हमें अलग अलग कार्यक्रमों में, क्लास में पूछते हैं कि भाई आप बड़े को क्या बनोगे, आपका क्या सपना है, आपका क्या इंटरेस्ट है। तो आपको भी कभी ऐसे पूछा हो तो आपकी बचपन में क्या इच्छा थी और अभी आप, तो कई बार आदमी सोचता कुछ और है, करना कुछ और चाहता है, बाद में उसको जीवन के जो अलग अलग मोड है वो अलग जगह पे जाता है। मैं 12th क्लास के अंदर में पढ़ रहा था, 10th के अंदर सॉरी, उसमें हमारे गुरु जी खत्री इंग्लिश में गणित के टीचर थे। तो गणित में पूरा कमजोर था, तो उस गुरु जी ने बोला था कि आपको आता कुछ नहीं है, इतने बड़े होशियार नहीं हो आप मैथ्स के अंदर, तो क्या है, मैं भविष्य में जाकर नेता बनेंगे। अच्छा, ये 10वीं क्लास में? 10वीं क्लास के अंदर दिन कहा था मेरे को, सर ने मेरे को बोला कि नेता बनने के लिए भी राजनीति की पाठशाला आपको आनी चाहिए। तो वहां से थोड़ा बहुत था
और परिवार वालों ने पूरी मदद करी। और गांव में इधर उधर मैं देखता रहता था अक्सर राजनीति में कैसे लोग आते हैं। उस समय मैं 10th में था, उसमें गांव में मेरी एक सभा हुई थी कांग्रेस पार्टी की। जनरल हमारा जी आए थे, भाषण दिया था और मैं स्कूल के अंदर गेट पे खड़ा था, मैंने भाषण भी सुना था। और बड़ा बेहतरीन हमारा साहब ने उस समय भाषण में कई सारी चीजें ऐसी बताई थी, तो उसी चीज प्रभावित हुआ, उस चीजों से मैं बड़ा और सोचा कि काश मैं एक दिन मैं भी इस जगह जाऊँ। तो उसके बाद आपकी कॉलेज की वो प्रक्रिया मतलब जीवन शुरू होता है। आप सीनियर के बाद बाड़मेर पीजी कॉलेज, बिल्कुल पीजी कॉलेज में। यहाँ पर तो एक ये भी है कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, तो उससे शहर आ गए, स्कूल से कॉलेज में आ गए, तो ये भी कहीं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के सामान्य स्टूडेंट के लिए ये जो बदलाव होता है काफी अहम होता है। वो कई तरीके की चुनौतियों से प्रक्रियाओं से जूझते हैं। तो यहाँ कॉलेज में आते ही आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, छात्र राजनीति में आना चाहिए? इसकी शुरुआत कैसे हुई? ग्रामीण पृष्ठभूमि से जब शहर की तरफ आते हैं ना, वो कई सारी चीजें झेलनी पड़ती है। अक्सर मुझे तो उस चीज का कम रहा। जैसे आए तो मैं जैसे बाड़मेर के अंदर मैंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, तो उस समय मैं हमारे समाज के हॉस्टल के अंदर मैंने प्रवेश ले लिया। कौन सी MS4? MS4 नहीं, मेघा समाज महाविद्यालय छात्रावास है, पीजी कॉलेज में जस्ट पास। तो वहाँ वो फर्स्ट ईयर के अंदर मैं एनसीसी का स्टूडेंट हूँ, मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली थी। और उसमें एनसीसी में फिजिकल टेस्ट होता था, फिजिकल टेस्ट मैंने क्लियर किया। उसमें मेरा मकसद नहीं था कि मैं राजनीति के अंदर जाऊँ। मैंने सोचा था कि जैसे तैसे किसानी गरीब परिवार छोड़ करके आए हैं, ये सरकारी जॉब लग जाएगी, क्योंकि ज्यादातर माता पिता की यही अपेक्षा होती है और सामान्य एक नेचुरल प्रक्रिया यही होती है कि कॉलेज गए हो तो आप कंपटीशन की तैयारी करो और सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो। तो मेरी उसमें रुचि थी कि फौज के अंदर जाए या रास्ता पुलिस के अंदर जाए, बेल्ट बंदी नौकरी के लिए मेरा थोड़ा मन में था कि वर्दी पहनने का। और मेरे गांव के काफी लोग इस फील्ड में हैं, तो मन था, मेरा बड़ा भाई भी बॉर्डर होम गार्ड के अंदर है, तो मन था, जुनून था कि इसमें जाए। इसलिए मैंने एनसीसी में बड़ी मेहनत करके एनसीसी ज्वाइन किया। और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में धीरे एनसीसी के अंदर परेड होती थी, बाहर जो कैंप होते थे उन कैंपों में जाते थे, तो वहाँ बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। फिर 2012 के अंदर पहला चुनाव, उस समय मैंने देखा था, उसमें एनसीसी प्रमोद जी डोगिया चुनाव लड़ी थी। तो पहला वोट मेरा उस समय शायद प्रमोद जी को मैंने दिया था। और वहाँ से राजनीति में कुछ लोगों को देखा सुना, तो फिर धीरे जिन चीजों में, फिर उसमें कॉलेज के अंदर आगे धरना प्रदर्शन हुआ था। तो धरना प्रदर्शन के अंदर ही हमने हमारी तरफ से कुछ बोला, कहा कि ये लड़का आगे जाकर के ठीक कर लेगा। तो इस तरह का बोला नहीं होना चाहिए। किसी ने छोटी मोटी अंगुली पकड़ी और बताया, फिर अपना भी टेस्ट हो गया कि राजनीति जाना चाहिए, राजनीति स्वस्थ जीवन और स्वस्थ समाज के लिए ये करने की जरूरत है। ये कॉलेज के अंदर आप चुनाव लड़ोगे या किसी छात्र संगठन से जुड़ने की पहली प्रक्रिया आपकी कब से शुरू हुई और आपने ये अनिश्चय क्यों ऑप्शन बहुत सारे उपलब्ध थे? उस समय जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ वो परिवार जन्मजात कांग्रेस, तो सोचा था कि एनएसए सेंटर की कांग्रेस परिवार एक पार्ट है, तो शुरुआत से वो पृष्ठभूमि से भी कांग्रेसी परिवार था मेरा, इसलिए मैंने एनएसए को ज्वाइन किया। फिर ये चुनाव लड़ने वाली ये प्रक्रिया कब हुई, क्या कैसे चुनाव आपने लड़ा? 2014 के अंदर मैं 3-4 साल मैंने कॉलेज के अंदर युवाओं के लिए, छात्रत्व के लिए आंदोलन की, मेहनत करी, प्रतियुक्त थे। जब 2014 के अंदर चुनाव लड़ने का जब मौका मिला, पार्टी में टिकट नहीं थी, कुछ कमियां रह गई, पार्टी में टिकट नहीं दिया तो मैं बागी होकर के निर्दलीय लड़ लिया। तो निर्दलीय लड़ने का मतलब किसी ने आपके युवा साथियों ने वगैरह आपको? हाँ, उस सतीश को प्यार था, सब लोगों ने कहा काबिलियत है, मेहनत है, तो लड़ लिया, निर्दलीय बागी आजमाया और चुनाव जीत गई। कॉलेज के अंदर निर्दलीय एक किसी भी छात्र संगठन से बागी होकर एक चुनाव लड़ना, और फिर वो उस टाइम में क्यों, बहुत सारे जीवन में भी एक ऐसा इतना परिपक्वता नहीं होती है कॉलेज पढ़ने वाले, चुनाव लड़ना, निर्दलीय जीतना, तो फिर अक्सर जातिवाद का दस्त तो हर जगह रहता है। आप किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे जातिवाद हो ही रहेगा, तो परेशानी हुई, लेकिन संघर्ष की बड़ी मजबूती से लड़ी। फिर वापस एनएसयूई ज्वाइन करने का और एनएसयूई के अंदर ही चुनाव लड़ने का, ये आगे बढ़ने का, ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? और परिवार के लोगों ने नहीं कहा भाई राजनीति में क्या कर रहे हो, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, और
पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अक्सर फिर राजनीति में कॉलेज सुना दिखने के बाद पिताजी ने मेरे को बोला कि बेटा ठीक है, इस फील्ड के अंदर आपको सुना है तो ये फील्ड ठीक है, इसी में मेहनत करो। अच्छा, घर वालों ने प्रेरित किया? बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का है, जो हमेशा से मुझे कहते हैं कि जहाँ भी करो अपना 100 करो और बेस्ट करो। पिताजी पढ़े लिखे हैं? मैं 8वीं पास से ज़्यादा है। सामान्य किसान परिवार से आते हैं। तो उसके बाद 2014 के बाद में 2015 का एनएसए के अंदर फिर मेंबरशिप होती है, फिर चुनाव प्रणाली होती है। अच्छा। तो चुनाव प्रणाली से ही नेता माना जाएगा। राहुल गांधी की सोच थी कि झुग्गी झोंपड़ी में बैठने वाला किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्ति को पार्लियामेंट तक कैसे ले जाना और संगठन में उनको अहम पदों पर कैसे पहुंचाना है, उस नीति के तहत संगठन के अंदर चुनाव होते हैं एनएसए के अंदर। फिर मैंने भाग्य आजमाया और मैं राजस्थान का प्रदेश सचिव बना एनएसए 2015। और फिर 2017-18 फिर एनएसए में प्रदेश महासचिव बना। चुनाव प्रणाली से राहुल गांधी जी की देन थी और उस देन की बदौलत एनएसए के में प्रदेश स्तर पर मुझे मौका मिला और अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज अलग अलग जिलों में मेरे को मौका मिला, संगठन ने मुझे मौका दिया। तो ये संगठन के अंदर चुनाव लड़ने वाली प्रक्रिया, संगठन के अंदर तो सब लोग मतलब समान विचारधारा के उसी संगठन के होते हैं और लोगों के बीच में आप सब मिलकर काम करते हो, फिर चुनाव के अंदर वहाँ ये चुनाव जीतना, ये इसके बारे में इतना कोई इसमें गुणवत्ता नहीं होती। अच्छा। जो काबिल व्यक्ति होता है, जो नौजवान युवा काबिल है और उसमें किसी फ्रेंडली फाइट होती है, किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है, तो राजनीति में आगे बढ़ने का ये सुगम माध्यम है। उसमें एक प्रतिभा आई है, इसमें प्रदेश की भी प्रतिभा इससे आई है। जैसे मुकेश भाकर जी विधायक, रामनिवास गावड़िया है, अशोक चांदना है, जैसे कई सारे प्रदेश में आज भी लीडर है। वो इस राहुल गांधी की इस पॉलिसी के तहत आई नेता बने। बाकी ये पॉलिसी नहीं होती तो बड़े नेता जिसको कहते उसको टिकट मिलती, वो अगर बन जाता, ठीक चल जाता। ये अब युवाओं को मौका नहीं मिलता। नहीं तो आज कांग्रेस के अंदर कितने युवा, वर्तमान युवा कितने विधायक हैं, ये एनएसए की और यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रणाली की बदौलत ही बढ़ी, बाकी इम्पॉसिबल है। तो फिर आपके ये एनएसए से यूथ कांग्रेस में ये चेंज होने वाला ये? हाँ, इसमें लिमिट होते हैं, आयु एक दायरा होता है एज का। एनएसए के अंदर आप 30 साल तक काम कर सकते हो। 30 के बाद संगठन के संविधान में अच्छा, और 30 साल के बाद आप एनएसए के अंदर काम नहीं कर सकते। फिर आप यूथ कांग्रेस में तो फिर 35 साल के बाद आप यूथ कांग्रेस की मेन बॉडी में जा सकते हैं। अच्छा, ये संगठन में एक टाइम सिस्टम है। अभी आप संगठन की दृष्टि से आपके पास यूथ कांग्रेस का दायित्व अभी मेरे पास में, मैं यूथ कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी हूँ। वो भी चुनाव प्रणाली से किसी बड़े नेता की कोई मेहरबानी नहीं उसमें। ये यूथ कांग्रेस में आपने ये कब चुनाव ये मेरे को 2022 के अंदर। अच्छा, 22 के अंदर ये जिम्मेदारी मिली है। वो कुछ नहीं बात संगठन की। तो ये पूरा तमाम कॉलेज में चुनाव लड़ना, एनएसए से जुड़ना, एनएसए के अंदर चुनाव पद्धति से चुनाव लड़ना, फिर यूथ कांग्रेस में चेंज होना, वहाँ भी चुनाव पद्धति से जिम्मेदारी लेना, तो ये पूरे इस सफर को आप एक साथ कैसे देखते हैं? एक साथ तो छोटे से शब्दों में कहें तो संघर्षित जीवन जी। तो इस ये जो संगठन, ठीक है, संगठन में आपने अच्छा काम किया, लेकिन इस दौरान आपका जो मुख्य धारा की राजनीति है, जो समाज के तौर पे बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते रहते हैं न्याय को लेकर वगैरह, इनको लेकर आपकी क्या विचारधारा रही? क्या कभी ऐसा भी हुआ कि भाई संगठन की विचारधारा अलग है और समाज में और आम आदमी की तरफ से कोई और आवाज आ रही है और आपको वहाँ ऐसा विरोधाभास हुआ? नहीं, उस समय संगठन से बेहतर मैंने मेरी सोसाइटी को कराई थी। अच्छा। और बिल्कुल जब कोजाराम जी का हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड के तहत मैंने संगठन से इस्तीफा दिया था। विरोध? बिल्कुल। ये कब की बात है? ये 2020 की शायद कांग्रेस की सरकार थी कांग्रेस की। उस समय मैंने कहा प्रदेश में कांग्रेस का राज है और मैं जिस संगठन से बिलोंग करता हूँ वो कांग्रेस का संगठन है। और हमारे भाई की जो बॉडी पड़ी मोर्चरी के अंदर 5 दिन से न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसे संगठन को मुझे नहीं करना। मैंने तुम इस्तीफा दिया था और दूसरे दिन सरकार ने सारी मांगे मान ली थी। तो और भी ऐसे कोई बड़े बड़े आंदोलन? खूब सारे 2 अप्रैल का 2018 का आंदोलन हुआ, अग्रिम पंक्ति में थी, बड़ी मजबूती से लड़ी और उस समय बीजेपी का राज था। उसमें क्रांतिकारी साथी जेल भी गई
और कुछ रह गए। गुरु आज भी चल रही है, बाड़मेर जिले से तो गुरु आज भी ट्रेंडिंग चल रही है उस मामले को लेकर। संघर्ष तो करना ही पड़ता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इस दौरान समाज के लोगों ने कैसा सहयोग किया, उन्होंने क्या प्रेरणा दी, भाई आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो? परिवार के साथ समाज की प्रतिक्रिया क्या थी आपके प्रति? क्योंकि आप लगातार कॉलेज में भी आपने चुनाव लड़ा, जीता, उसके बाद एनएसयूआई में, यूथ कांग्रेस में लगातार आप चुनाव पद्धति से चुनाव जीतते रहे। तो समाज के लोगों की जब भी आप बैठकों में या ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हो तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, भाई समाज के प्रतिनिधि के तौर पर आपको आगे बढ़ना चाहिए, समाज आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा? एससी वर्ग का मेरे भी बड़ा विशेष रहा है पूरे प्रदेश का। जब मैंने एनएसयूआई का पहला चुनाव स्टेट सेक्रेटरी का लड़ा था, प्रदेश सचिव का, प्रदेश महासचिव, यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव लड़ा, तो एससी वर्ग ने पूरे प्रदेश में मेरी पूरी मदद करी। जिस वर्ग से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे समाज ने, मेघवाल समाज ने पूरे प्रदेश में आज भी कर रही है, आगे भी करेगी, जो भी थे। और समाज तो तन मन से खड़ा है, तभी तो सिस्टम में आगे बढ़ रही है, वरना कब के फेरी कर लेते। तो ऐसी जानकारी है कि आपने गांव में सरपंच का भी चुनाव लड़ा? हाँ, मैंने पंचायत राज 2020 में चुनाव लड़ा था खुद के गांव में। हाँ, नहीं, मैं गोड़ा तला मानता से अलग पंचायत बनी थी। आपकी मूल पंचायत वो मानता है? मेरी मूल पंचायत मानता है। और पिछली बार में मैं गोड़ा तला से चुनाव लड़ा था, कुछ मार्जिन से रह गया पीछे, कुछ कमियां रह गई चुनाव कैसा था? फिर भी चुनाव का तो आपको मतलब एक सरपंच का चुनाव कहते हैं, वो चुनाव है, वो एमएलए एमपी के चुनाव से भी कई बार लोगों को कहना है कि टफ होता है। पंचायत राज में सरपंच का चुनाव भारत में जितनी चुनाव हो रही है, इसमें सबसे कोई टफ चुनाव है तो सरपंच का चुनाव। ऐसा क्यों लगता है? प्रत्येक आदमी को जाना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति से जाना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग समस्या होती है, इसमें उसको सुननी पड़ती है। और प्रत्येक आस पड़ोस के लोगों का आपस में जब नहीं बनती है, वोट मांग जाते हैं कि आप उससे नजदीकी हैं, आपको वो वोट मेरे सामने नहीं करेगी। ये एक बड़ी चुनौती है। बहुत सारी चीजें बस सामने करना पड़ता है। बड़ा फेस चुनाव, बड़ा हार्ड चुनाव होता है। बड़े चुनाव में लोग छोटे मोटे मुद्दों को भूल जाते हैं। छोटे चुनाव के अंदर लोग अक्सर याद रखते हैं। उस चुनाव में एक किस्सा, बड़ा एक बेहतरीन किस्सा था कि मेरे दादाजी थे, उन्होंने कोई गांव के अंदर कोई छोटी मोटी बात को लेकर कोई महापंचायत थी, उस पंचायत के अंदर किसी को कुछ बोल दिया था। तभी बुजुर्ग को वोट मांगने गया, उन्होंने कहा कि आपके दादाजी ने उस समय हमको ये बोला था, मेरे को ये बोला था, उसका पोता है कि मैं आपको। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि मतलब छोटे, जितना छोटे स्तर का चुनाव उतना ही टफ चुनाव। फिर मैंने दादाजी जिनके पास गया था बुजुर्ग, वो बातें अतीत की बातें थी, उसे जब सुधार करेंगे। ये बहुत सारी चीजें। ये भी आपने इंटरेस्टिंग बताया कि दो लोग उनके आपस में नहीं बढ़ती है, अच्छा वो आपके साथ है, उससे आपकी दोस्ती है तो मेरी भी बढ़ेगी। अक्सर जातिवाद का दस्त तो हर जगह रहता ही है, जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती है। आप किसी भी सिस्टम में चले जाओ, और पंचायत राज चुनाव के अंदर जाति के अंदर, वर्ग के अंदर आपका खंड कौन सा है, आपका गोत्र कौन सी है, उसके आपके दादाजी के वंश में कितने लड़ रहे हैं, उसमें आपके साथ कितने हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें पंचायत राज चुनाव में बड़ी। और सामने वाली विरोधी पार्टी होती है कोशिश करती है कि आपके रिश्तेदारों में, परिवार में एक दो ऐसे लोगों को तोड़कर साथ में ले लिया जाए, ताकि आगे मैसेज दिया जाए कि भाई इस आदमी के घर वाले भी साथ में, हाँ, इसके रिश्तेदार भी आगे उधर है। ये भी मैंने पिछले पंचायत राज चुनाव के अंदर बोला है। इसलिए कहता हूँ कि पंचायत राज के चुनाव बड़े टेढ़े चुनाव थे, तो कम से कम एक ये भी सबक और नया अनुभव मिला ना। हाँ, बड़ा कड़वा अनुभव है ये, बड़ा गहरा और कड़वा अनुभव है। मेरे जीवन का सबसे टफ चुनाव था वो सरपंच का चुनाव था। तो अभी आगे आपका चुनाव को लेकर क्या अभी प्लानिंग चल रही है, क्या योजना है? विचार है पंचायत राज की चुनाव आएगी, जनता ने कहती है मौका मिल गया, चुनाव लड़ेगी, बड़ी मजबूती से लड़ेगी। तो इसके बारे में संगठन की तरफ से क्या प्रेरणा है, क्या बात चल रही है, संगठन का क्या है? संगठन से टिकट मांगेंगे, पार्टी ने टिकट देती तो बेस्ट है, शुक्रिया। तो आप एनएसयूआई से है, और एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है, यूथ कांग्रेस है, तो इसकी अपोजिट जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, उसमें संघ है, एबीवीपी है। तो वहाँ ऐसा कहा जाता है कि भाई जो एबीवीपी का या संघ का जो समर्पित स्वयंसेवक है या संगठन से आता है तो उसको संगठन बैकअप करता है, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा सिस्टम थोड़ा, जहाँ तक मेरा अनुभव कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप
वहाँ का लोकल जो नेता है उसमें आप किसके खास हो, किसकी लॉबी में हो, किसकी गुट में हो, फिर ये चीज़ें काफ़ी होती है, तो उसको आप किस तरीके से फेस करते हैं? तो आपका इस तरीके से आपका राजनीति के अंदर कोई गौरभद्र है क्या ऐसा जिसने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, प्रेरित किया हो? हाँ, जननायक हेमाराम जी की पाठशाला से सारे लोग निकले पार्टी में। तो आप गुड़ामाला की विधानसभा से आते हो, तो वो वहाँ के ज़्यादा एमएलए और मंत्री वहीं से? हाँ, स्वाभाविक है कि आशीर्वाद हेमाराम जी हैं, उनकी पाठशाला से निकले, इसमें कोई तो हेमाराम जी से आपके रिश्ते कैसे? बड़े मधुर शब्द, हमेशा स्नेह रखते, हमेशा आशीर्वाद देते, थोड़ी मजबूती से कहते हैं, बड़ी मजबूती से लड़ो युवाओं, और हमेशा युवाओं को प्रेरित करते हैं। मेरे जैसे न जाने साहब को पाठशाला से निकलने वाले लोग कितने पार्लियामेंट में चले गए, कितने मंत्री बन गए, कितने क्या बन गए, तो हम तो तीसरी पीढ़ी के लोग थे। तो आप बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, आपके उस क्षेत्र के एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और अभी आप खुद ही राजनीति में एक्टिव है, छात्र राजनीति से लेकर यूथ कांग्रेस और मुख्य धारा की राजनीति में भी आप प्रयास कर रहे हैं। तो हेमाराम चौधरी के जीवन को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, आप बहुत करीबी उनके हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या अनुभव है उससे? हेमाराम जी का जो व्यक्तित्व है बड़ा विराट व्यक्तित्व है, जो सोच, हेमाराम जी खुद अपने आप में एक सोच है, खुद अपने आप में एक विश्वविद्यालय राजनीति का। उनके बारे में क्या कहें, जननायक, और जो उनका राजनीतिक अनुभव रहा, राजनीतिक जीवन रहा है, तो युवाओं को कहता हूँ, युवाओं को संदेश भी देना चाहता हूँ कि उनसे राजनीति की चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उनसे सीखें। वो क्या है अपने आप, बड़ी महान ताकत है। तो जिले के, प्रदेश के जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उन ऐसे नेता जिनके साथ आपके कड़वे अनुभव है या बहुत अच्छे अनुभव है, उसकी वजह से आपको सीखने को मिला या आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, ऐसे कौन कौन से नेता है? कड़वा अनुभव तो कांग्रेस में रहा ही नहीं मेरा। अच्छा, सारे अच्छे संबंध, सबसे मधुर संबंध है, अपने अच्छे संबंध है। वहाँ पार्टी में होता है जरूर, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी रहती है कि गुटबाजी, और संगठन के अंदर हर कोई लीडर चाहता है मेरी टीम के अंदर मजबूत लोग रहे, अक्सर रहता है, लेकिन हमने तो पार्टी की पॉलिटिक्स करी है, ये चीजों को दूर रखा हमने, गुटबाजी को हमेशा दूर रखा। कोई अपना गुट नहीं है, कोई खेमा नहीं है, संगठन के लिए काम करती है, राइट टाइम सामने संगठन को थी। प्रदेश लेवल में चांद्रा जी को बड़ा पेश नहीं रहा है, तो चांद्रा जी का मेरा अच्छे संबंध है, उनका मेरे को बड़ा स्नेह रहा है, नो डाउट। पिछली सरकार में तो जिले की राजनीति के जो बड़े नेता है जैसे हरीश चौधरी है, वो भी काफी मतलब बहुत छात्र राजनीति से उठे हुए हैं, और वो भी कांग्रेस और आपकी तरह सेम उनकी राजनीति रही है, तो वो भी आपके समकालीन ही है लगभग। देखें कि 2012-13 में राजनीति कर रहे, तो उस टाइम वो एमपी थे, सांसद थे पार्टी के, उसके बाद वो तमाम मतलब उनकी राजनीति और आपकी छात्र राजनीति, युवा राजनीति लगभग बराबर चल रही है। तो और जिले के वो सबसे बड़े संगठन की दृष्टि से और कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं उनका भी नाम है, तो उनके साथ आपका अनुभव और रिश्ता कैसा है, कैसा? आदरणीय हरीश जी से अच्छे संबंध है, और हरीश जी छात्र राजनीति से निकले, और उनका सिस्टम है दिल्ली के अंदर बेहतरीन सिस्टम है, प्रदेश के लोग मुकाम माने जाते हैं। हम तो वर्ष की शुभकामना करते हैं कि हमारे मारवाड़ से कोई सीएम बने, हरीश जी बने, हम तो अपना आदर्श मानते हैं, और उनके पद से चलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बाड़मेर के सांसद है उबैदा राम बेनीवाल, जो इस लोकसभा चुनाव से तुरंत समय पहले उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस ज्वाइन की और उनको टिकट मिला, बाद में चुनाव लड़ा और उन्होंने जीता, सांसद है। तो उनके साथ, उनके चुनाव प्रचार में आपकी क्या भूमिका थी, उनसे आपके कैसे रिश्ते, उनके बारे में आपका? मतलब संबंध सांसद साहब से चुनाव के समय बड़ी मजबूती से मेहनत करी, 15-20 दिन तक साथ में रही, 2 दिन तक लास्ट चुनाव के समय पोलिंग बिल्कुल मजबूती से रही, अच्छी पोलिंग करवाई, अच्छी बेहतरीन और बड़ी मजबूती से सबको साथ लेके चल रहे। स्वभाव का धनी है, शांत आदमी है, राजनीति में
कब कौन और कैसे फैसले करते हैं, ये उम्मीदवार से सीखना चाहिए। एक कांग्रेस की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है रूपाराम धनदेव, जो जैसलमेर के पूर्व विधायक है, उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, पहले प्रशासनिक अधिकारी थे। और ऐसी समाज में भी उनकी काफी अच्छी पकड़ और लोकप्रियता है। तो वो चूंकि अपने क्षेत्र से ही है, तो उनके बारे में आपका क्या अनुभव है? हाँ, धनदेव साहब पिता के समान बड़े मजबूत लीडर है मारवाड़ के, खास करके मेघवाल समाज में बड़ी गहरी पैठ है उनकी। हमेशा मार्गदर्शन देते रहते युवाओं को, मेरे जैसे युवाओं को मोटिवेट करते रहते राजनीति में आगे हो, मजबूती से लड़ो, लोगों के काम करो, तरातल पे रहो, मतलब सीख देते रहते। मजबूत लीडर है और अच्छे लीडर है। मारवाड़ के साथ साथ प्रदेश में भी बड़ी पैठ है। हमारे समाज में बड़ा सेहरा है मेघवाल समाज का। एक ऐसा और चेहरा है बाड़मेर में जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में गए, अभी किसी पार्टी में नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और सामाजिक आंदोलनों में लगातार सक्रिय रहते हैं। दलित समाज का बाड़मेर का बड़ा चेहरा माना जाता है उदयराम मेघवाल, उनके बारे में उदयराम जी क्रांतिकारी नेता है और जब भी SC/ST वर्ग में जब संकट आया, जब उन लोगों के साथ अत्याचार शोषण हुआ, तो अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। हमें उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कि समाज के लिए लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, उनके हक और अधिकार के लिए आगे आना चाहिए। हाँ, कांग्रेस में आदरणीय उदयराम जी मेरे ख्याल से नहीं रहे कभी, शायद प्रधान मेरे ख्याल से कांग्रेस से बने थे शुरुआती जीवन में कांग्रेस के समर्थन से या इस टाइप का। उसके बाद बीजेपी में गए, बीजेपी बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में रहे, उसके बाद में कोई पार्टी में नहीं है। लेकिन जिस संगठन के, जिस पार्टी के तो अच्छे लोग होते हैं, उनके आदरणीय उदयराम जी मदद करते हैं। ये मैंने बड़ी गहराई से उनको देखा है, समझा है और साथ में भी काम भी किया है। तो बड़े मजबूत लीडर है, उनसे भी प्रेरणा रहती है हम लोग। जब राजनीति में कुछ ऐसा महसूस होता है कि कहीं हम गलत जा रहे हैं, तो जरूर जाते हैं मार्गदर्शन, आशीर्वाद मांगने जरूर जाते हैं, साहब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जरूर बताते हैं। तो आप छात्र राजनीति से निकलकर कांग्रेस की युवा राजनीति से होते हुए मुख्य धारा की राजनीति में, और आगे भी अभी आपकी उम्र बहुत कम है और लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप अभी बहुत अच्छा करेंगे। तो मैं प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे जो कांग्रेस की प्रदेश की राजनीति है, वो पिछले काफी समय से गुटबाजी में उसकी लगातार चर्चा होती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, उनके बीच में काफी खींचतान देखने को मिलती रहती है। तो आप एक कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता होने के नाते, जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते, जब ये चीजें सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है और उसको लेकर आपका क्या कहना है? दर्द तो होता ही। 2023 के जो प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, सारे नेता एक रहते तो सरकार बन सकती। हाँ, कार्यकर्ताओं को समस्या आती है। हमारे जैसे जो कार्यकर्ता धरातल पे बैठे, मेहनत कर रहे, बूथ लेवल पे बैठे, उनको बड़ी समस्या आती है। बाकी उनका दिल्ली में क्या है क्या नहीं है, बाकी दिल्ली आलाकमान हो तो मेरे ख्याल से युवाओं को मौका देना चाहिए। तो कांग्रेस की आज की डेट में सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, गांधी नेहरू परिवार के वारिस भी है। और जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम जो अन्य पार्टियां हैं, वो लगातार ये आरोप लगाती है कि राहुल गांधी अपनी मन मर्जी के मालिक है और वो इतने परिपक्व और मैच्योरिटी से राजनीति नहीं कर रहे। और उनको एक तरीके से तंज कसते हुए ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि ये कहीं ना कहीं भाजपा के स्टार प्रचारक है। तो आप राहुल गांधी को प्रेरणा मानते हैं क्योंकि वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। तो राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है, उनका राजनीतिक फ्यूचर आपको कैसा लगता है? हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला एक स्टूडेंट, देश वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला स्टूडेंट, उनको अपरिपक्वता कहना मेरे ख्याल से उनकी मूर्खता का प्रमाण है। नॉट ओनली ब्रिलियंट लीडर है, जिनकी सोच इस देश में वंचित वर्ग के लिए, RSS की पाठशाला पढ़ने वाले लोगों के लिए ये आम बात है कि वो भाजपा के स्टार प्रचारक है। लेकिन उन लोगों की जो सोच है, उनकी और राहुल जी की सोच में बड़ा गहरा डिफरेंस है। उनको लगता ही है मिशन, लेकिन जो राहुल जी की सोच है वो अपने आप में क्या बताएं उनके बारे में, बड़ी ब्रिलियंट सोच है। देश का 85% जो वर्ग है, SC/ST OBC माइनॉरिटी,
जो शोषित वर्ग है उन वर्ग की मजबूती से आवाज उठाते हैं, उनके हक और अधिकार की बात करते हैं, ये आरएसएस के मरकजी लोगों को स्वीकार कब होगा? इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, अपनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी मजबूती से इस देश के अंदर युवाओं की, बेरोजगारों की, शोषित वंचित पीड़ित लोगों की आवाज बन रही है। 2028 के अंदर प्राइम मिनिस्टर में हम तो देखते हैं। तो आपसे तमाम आपके बचपन से लेकर छात्र जीवन को लेकर, आपके पढ़ाई को लेकर, छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति तक के तमाम पहलुओं पर आपसे बात करने की कोशिश की और आपने बड़ी मुखरता से, दिल से इसके जवाब दिए, तो आपका बहुत बहुत आभार। और लास्ट में एक थोड़ा जो भी हमारे पीके टाइम्स के दर्शक हैं उनके लिए आपका कोई संदेश आप दे सकते हैं? पीके टाइम्स चैनल बाड़मेर के अंदर, प्रदेश के अंदर है, निष्पक्ष और बेबाक जो खबर देते हैं, तो उम्मीद करते हैं निष्पक्षता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ जिले भर के लोगों की आवाज़ उठाएं और हम इनकी चैनल की, पीके चैनल की शुभकामनाएं देते हैं कि बड़ी खूब तरक्की करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए, यहाँ आकर अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू।